अब बात करते हैं कि ये जो गैस्ट्रिक अल्सर है, हेलिकोबैक्टर पाइलोरी की इन्फेक्शन है, इसका ट्रीटमेंट क्या है? देखो, हेलिकोबैक्टर पिलोरी जो इन्फेक्शन है, इसका ट्रीटमेंट मैं आपको बता रहा हूं। दो ट्रीटमेंट प्रोसेस में आपको बताऊंगा, ट्रीटमेंट का ड्यूरेशन भी बताऊंगा और ये भी बताऊंगा कि इसके साथ साथ आपको क्या क्या करना चाहिए। सिर्फ और सिर्फ दवा से आप ठीक नहीं होंगे, दवा के साथ साथ आपको लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट करना पड़ेगा। और जब भी किसी को हेलिकोबैक्टर पिलोरी पॉजिटिव आ रहा है, गैस्ट्रिक अल्सर पॉजिटिव है, उनको लाइफस्टाइल एडजस्ट एटलीस्ट 6 महीने के लिए मिनिमम करना है। 1 साल है तो और भी अच्छा है। ठीक है, पहले दवा के बारे में बात करेंगे, उसके बाद लाइफस्टाइल एडजस्टमेंट के बारे में बात करेंगे। अब दवा के बारे में बात करते हैं तो यहां पे दवा में आपको दो थेरेपी आपके पास, एक तो है अगर ये हेलिकोबैक्टर पिलोरी बैक्टीरिया आप में पहली बार इंफेक्शन हो रहा है, पहली दफा आपको गैस्ट्रिक अल्सर हुआ है, तब रेजिस्टेंट होने की चांसेस कम होता है। रेजिस्टेंट का मतलब ये होता है कि ये बैक्टीरिया एंटीबायोटिक से मरता नहीं है, उसको रेजिस्टेंट बैक्टीरिया बोलते हैं। तो रेजिस्टेंट बैक्टीरिया तब होता है जब पहले कभी आपको ये इन्फेक्शन हुआ है, एंटीबायोटिक दिया गया था, ठीक हो चुके थे, फिर से अभी हो गया, तब रेजिस्टेंट होने की चांसेस बढ़ जाता है। तो अगर पहली दफा हो रहा है तो रेजिस्टेंस की चांस नहीं है, तब नॉर्मल थेरेपी दिया जाता है, स्टैंडर्ड थेरेपी। स्टैंडर्ड थेरेपी को हम बोलते हैं ट्रिपल थेरेपी। ट्रिपल थेरेपी क्यों बोलते हैं? क्योंकि इसमें एक प्रोटॉन पंप इनहिबिटर दवा होता है और 2 एंटीबायोटिक्स होते हैं, बस इसका एक कॉम्बिनेशन है। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर्स और पीपीआई एक प्रकार के ऐसे दवा जो आपके स्टोमक के अंदर जो एसिड तैयार होता है, वो एसिड प्रोडक्शन को कम कर देता है। तो जब भी स्टोमक के अंदर एसिड प्रोडक्शन कम हो जाएगा, ऑटोमेटिकली घाव कम होगा, घाव पे इंपैक्ट कम होगा, तो घाव ठीक होने में ज्यादा टाइम नहीं लगेगा, घाव धीरे धीरे खुद ब खुद ठीक होने लगेगा। ठीक है, और एंटीबायोटिक क्यों चाहिए? पाइलोरी को भी तो मारना है। अगर पाइलोरी को नहीं मारोगे तो पाइलोरी तो वहां पे ग्रोथ करता ही रहेगा, पूरा स्टोमक को कब्जा कर लेगा, उसको मारना है। क्योंकि एक स्पॉट पे वो स्टार्ट होगा, पता है ना, एक स्पॉट पे वो स्टार्ट होगा फिर फैलेगा, तो हमको फैलने को रोकना है, तो एंटीबायोटिक चाहिए। अब हेलिकोबैक्टर पिलोरी कोई एक एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट से मरता ठीक से नहीं है, इसलिए 2 एंटीबायोटिक एक साथ यूज किया जाता है। और ऐसा एंटीबायोटिक चाहिए जो एंटेरिक कोटेड हो, मतलब जो एसिड से एंटीबायोटिक खराब ना होना चाहिए। तो ये चीज ध्यान में रखते हुए एंटीबायोटिक बनाया गया है। और यहाँ पे जनरली एमोक्सिसिलिन और क्लैरिथ्रोमाइसिन एक साथ दिया जाता है। एमोक्सिसिलिन, क्लैरिथ्रोमाइसिन एक साथ दिया जाता है, उसके साथ होता है प्रोटॉन पंप इनहिबिटर। तो मिला के ये ट्रिपल थेरेपी हो गया। किसी को पहली दफा अगर इन्फेक्शन है तो ये ट्रिपल थेरेपी दिया जाता है, ट्रिपल थेरेपी से वो ठीक हो जाते हैं। अब कब तक दिया जाता है? जनरली ये ट्रीटमेंट जो है 10 दिन से 14 दिन के लिए रिकमेंडेड है। कुछ डॉक्टर 7 दिन के लिए बोलते हैं, मगर 7 दिन में ठीक नहीं होता। आज के जमाने में एटलीस्ट रिसेंट टाइम्स में जो हेलिकोबैक्टर पिलोरी इन्फेक्शन हो रहा है ना, 7 दिन में ठीक नहीं हो रहा है। आप 7 दिन का ट्रीटमेंट मत लो, 10 दिन से 14 दिन, 14 दिन का ट्रीटमेंट लेना होता है, 10 दिन मिनिमम, अदरवाइज ये वापस आ जाएगा फिर से। ये चीज याद रखना, मैं बार बार बोल रहा हूँ, 7 दिन के ट्रीटमेंट मत फॉलो करो, 10 से 14 दिन। 7 दिन पहले होता था, कुछ डॉक्टर्स है जो प्रैक्टिस ओल्ड स्टाइल से प्रैक्टिस करते हैं, वो 7 दिन का एंटीबायोटिक ट्रीटमेंट देते हैं, मगर उससे ना बहुत लोगों में फिर से रिटर्न आया, रिटर्न परसेंटेज ज्यादा है। 10 से 14 दिन तक ये ट्रीटमेंट चलना चाहिए। नए प्रैक्टिशनर्स 10 से 14 दिन का ही ट्रीटमेंट करवाते हैं। अब अगर आप में ये एंटीबायोटिक से काम नहीं बना, मान लो कि आप 1 हफ्ता खा लिए, 1 हफ्ते तक आप समझ जाएंगे कि इंप्रूवमेंट हो रहा है। अगर नहीं हुआ, इसका मतलब है कि एंटीबायोटिक से हेलिकोबैक्टर पिलोरी मर नहीं रहा है। और अगर इसका मतलब है कि हेलिकोबैक्टर पिलोरी एंटीबायोटिक से रेजिस्टेंट है, और अगर ये रेजिस्टेंट है तो आपको क्या करना चाहिए? तब जाके आपको एक और थेरेपी यूज करना चाहिए, जिसको हम बोलते हैं क्वाड्रुपल थेरेपी, जहां पे 4 दवा यूज होता है एक साथ, 4 दवा। एक तो प्रोटॉन पंप इनहिबिटर, 2 एंटीबायोटिक्स, और एक अलग से दवा यहां पे यूज होता है, बिस्मथ सब सैलिसाइलेट बोल के। प्रोटॉन पंप इनहिबिटर होता है, बिस्मथ सब सैलिसाइलेट होता है, और 2 जो एंटीबायोटिक्स होता है वो मेट्रोनिडाजोल एंड टेट्रासाइक्लिन होता है। मेट्रोनिडाजोल, मेट्रोजिल वगैरह जो होता है, उसके साथ टेट्रासाइक्लिन, अलग एंटीबायोटिक्स। क्योंकि अगर क्लैरिथ्रोमाइसिन एमोक्सिसिलिन से काम नहीं बन रहा है तो हमको जाना चाहिए मेट्रोनिडाजोल और टेट्रासाइक्लिन से, क्योंकि मेट्रोनिडाजोल से रेजिस्टेंस बहुत रेयर होता है, इसलिए मेट्रोनिडाजोल को यूज किया जाता है अगर रेजिस्टेंट बैक्टीरिया है तो। अब हमें कैसे पता चलेगा कि आपको जो हेलिकोबैक्टर पिलोरी इन्फेक्ट किया वो रेजिस्टेंट है या नहीं?
एक, आप 7-8 दिन से दवा ले रहे हो, ठीक नहीं हो रहे हो। सेकेंड थिंग, आपको पहले भी कभी हुआ था, अब दूसरी बार आपको हो रहा है ये इन्फेक्शन, हो सकता है रेजिस्टेंट हो। तीसरी केस ऑब्वियसली हमको टेस्ट करना पड़ेगा। तो वही चीज़, ये हेलिकोबैक्टर पिलोरी बैक्टीरिया जो स्टूल में मिलता है वहाँ से लेके हम कल्चर करेंगे, और उस कल्चर से पता चल जाएगा कि वो हेलिकोबैक्टर पिलोरी का कल्चर लेके उसमें एंटीबायोटिक ससेप्टिबिलिटी टेस्ट बोल के एक टेस्ट होता है। अलग अलग एंटीबायोटिक्स के खिलाफ उस बैक्टीरिया को रख के देखा जाता है कि कौन एंटीबायोटिक्स उसको मारता है, कौन एंटीबायोटिक्स नहीं मारता है। तो उससे पता चल जाएगा कि कौन से एंटीबायोटिक से बैक्टीरिया मरेगा, कौन से एंटीबायोटिक से नहीं मरेगा। जिस एंटीबायोटिक से मरता है बाहर हम टेस्ट करके देखते हैं, उसी एंटीबायोटिक से आपका ट्रीटमेंट होगा, आप ठीक होंगे। मगर इस प्रोसेस में थोड़ा टाइम लगेगा, क्योंकि स्टूल की कल्चर, पहले तो स्टूल लेना है, उससे सैंपल आइसोलेट करना है, उसकी कल्चर करना है, फिर उसके बाद ससेप्टिबिलिटी टेस्ट करना है। तो तकरीबन 3 से 5 दिन, 7 दिन का आप विंडो पकड़ लो, लग ही जाता है। तो 7 दिन आपका ट्रीटमेंट स्टार्ट होने के बाद अगर आप इम्प्रूवमेंट नहीं हो रहा है, फिर 7 दिन ये सब करने में, उसके बाद जाके आपको फिर से दूसरे सेट ऑफ एंटीबायोटिक्स दिया जाएगा, जिससे कि ये बैक्टीरिया खत्म हो। समझ पा रहे बात को? तो ये है आपका रेजिस्टेंट केसेस में करना है, और रेजिस्टेंट केस में थोड़ा डिले हो जाएगा, मतलब उसमें 1 महीने तक लग जाएगा पूरा ट्रीटमेंट प्रोसेस कंप्लीट होने में। नॉन रेजिस्टेंट केस है तो 2 हफ्ते लगेंगे, रेजिस्टेंट केसेस है तो 1 महीने तक लग जाएगा। ठीक है, अब उसके बाद फॉलो अप सबसे, ये तो आप लोगों का ये कहना है कि हेलिकोबैक्टर पायलोरी हुआ था, हमने ट्रीटमेंट लिया, ठीक हो गया, ठीक है, चलो सही है, कोई बात नहीं। गलती यहाँ पे लोग कर जाते हैं, क्योंकि एक बार आप ठीक हो गए, ऐसे ये आम इन्फेक्शन नहीं है कि एक बार ठीक हो गया तो ठीक हो गया। ये बार बार रिपीट होने की चांसेस रहता है, और 1 साल के अंदर रिपीट होने का चांस बहुत हाई रहता है। इसीलिए आपको, जब आप ट्रीटमेंट ले रहे, ठीक भी हो गए, उसके बाद फॉलो अप करना है। फॉलो अप ना जनरली 1 महीना, अगर आप नॉर्मल केसेस में आपका 2 हफ्ते के ट्रीटमेंट चला है तो 1 से 1.5 महीने के बाद आपका फॉलो अप होता है, और अगर 1 महीने का ट्रीटमेंट चला है रेजिस्टेंट केसेस में तो वो भी 2 महीने के बाद आपको फिर से फॉलो अप करना है। फॉलो अप में क्या होगा, फिर से टेस्ट होगा, आपका एंडोस्कोपी होगा। अगर आप पॉसिबल, अगर सिम्टम्स वगैरह ना रहे तो यूरिया ब्रीथ टेस्ट हो सकता है, मगर एंडोस्कोपी करना बेस्ट रहता है, ताकि हमको पता चल जाए कि घाव जो था वो बढ़ा है या नहीं, ठीक हुआ है या नहीं। तो एंडोस्कोपी करके फिर से हम देखेंगे, पहले देखे थे घाव है, एंडोस्कोपी में आया, फिर ट्रीटमेंट चला, फिर 1 महीने के बाद या 1.5 महीने के बाद फिर से हम एंडोस्कोपी करके देखेंगे कि जगह ठीक है या नहीं, पूरा पहले जैसा हो जाना चाहिए जगह। ठीक है, तो वो फॉलो अप करने के बाद ही आपको चैन की नींद लेनी है कि हाँ भाई, अब मेरे स्टमक में कोई घाव नहीं है, कोई इन्फेक्शन नहीं है। अगर आप फॉलो अप ठीक से नहीं करेंगे तो होने की चांस बाद में फिर से रह जाएगा आपका, आपको पता ही नहीं चलेगा कि अल्टीमेटली घाव पूरा ठीक हुआ था या नहीं। हो सकता है कि घाव इतना फैल गया था, उससे कम होते होते इतना होके रह गया, अब वो चीज 3 महीने 4 महीने के बाद फिर से बढ़ जाएगा, ये ध्यान रखना। और जब इन्फेक्शन हो उस दिन से लेकर अगले 6 महीने तक कोई भी रिच स्पाइसी खाना नहीं खाना है, कोई भी आपको जंक फूड नहीं खाना है। स्पाइसी खाना मतलब यहाँ पे कोई भी हाई स्पाइसी खाना, बिरयानी वगैरह पूरी तरीके से अवॉइड करो, बाहर का खाना अवॉइड करो, बाहर का खाना ही नहीं खाना है, घर का खाना खाओ, बस यही इसका मंत्र है, घर का खाना खाओ, खराब लगे बुरा लगे टेस्ट अच्छा लगे ना लगे करो, अदरवाइज ये रिपीट आएगा, और तब ना इतना बुरा हाल होगा कि आपको लगेगा भाई 6 महीने हम खा लेते हैं, क्या प्रॉब्लम है। घर का खाना खाओ भाई, घर में जैसे बनता है खाना, हाइजीनिकली बनता है, नॉर्मली खाओ, लाइट खाना खाओ। ठीक है, और 6 महीने के बाद जाके धीरे धीरे करके स्टार्ट करना है। ऐसा देखो, आज के ज़माने में किसी को कह देंगे कि लाइफ लॉन्ग जंक ना खाओ तो वो तो बेस्ट है, कोई कर नहीं पाएगा। अगर कर पाए तो अच्छी बात है, अगर नहीं कर पाओगे तो ठीक है, 6 महीने तक वेट कर लो, क्या है, इतना सफ़र कर चुके हो बीमारी की वजह से, उसके लिए 6 महीने रोक नहीं सकते खुद को, 6 महीने 1 साल, अगर ये रेजिस्टेंट केस है तो 1 साल तक भी रोकना चाहिए खुद को, क्योंकि बहुत खतरनाक बीमारी है भाई। कमेंट सेक्शन पे बताना अगर किसी को हुआ है तो कितना खतरनाक एक्सपीरियंस है उनका, बार बार रिपीट होने का क्या एक्सपीरियंस है, सारे के सारे चीज़ें कमेंट सेक्शन पे बताना। पुराने वीडियो मैंने डाला था, वहाँ पे कमेंट में था, यहाँ पे भी आएगा, आप देख लेना। ठीक है, तो ये आपका प्रोसेस, ये आपको मेंटेन करना है, गर्म खाना नहीं खाना है आपको, और खाली पेट नहीं रहना है। जब इन्फेक्शन के दौरान आप मेडिकेशंस ले रहे हो, आपको खाली पेट नहीं, खाली पेट जब रहेंगे तो एसिड ज़्यादा निकलेगा, जलन ज़्यादा होगा, खाली पेट नहीं रहना है आपको। छोटे छोटे मील्स बार बार खाना है, एक साथ बड़ा मील नहीं खाना, एक साथ बहुत सारा खाना
उसके बाद बहुत टाइम का गैप नहीं करना है। छोटे छोटे मील्स बार बार खाएं, इससे स्टोमक की जो फंक्शन है वो अच्छा रहता है, ठीक है। और नॉर्मल लाइफ में भी ये करना चाहिए। तो आशा करते हैं वीडियो आपके लिए हेल्पफुल रहा। गैस्ट्रिक अल्सर को लेकर, पेप्टिक अल्सर को लेकर इतना डिटेल्ड वीडियो शायद ही यूट्यूब में है। वीडियो थोड़ा लंबा है, आपको थोड़ा लगेगा कि मैं ज्ञान दे रहा हूं, मगर ये सारी चीज अगर आप नहीं समझेंगे तो आपको बीमारी के बारे में भी समझ नहीं आएगा। वीडियो अच्छा लगा तो लाइक कर देना, शेयर करना अपने दोस्तों के साथ, कलीग के साथ, सब्सक्राइब करना इस चैनल को ताकि ऐसे वीडियो आपको मिलता रहे। थैंक यू।